जिस दिन मेरी अमीर फैमिली की माँ मुझे घर वापस लेकर आती है, उसी दिन उस नकली यंग मास्टर ने पूरे परिवार को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उसे लगा था कि मेरे जैसा गरीब लड़का घबरा जाएगा और कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन जिसे वह नहीं जानता था वो यह था कि मैं न सिर्फ बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता, बल्कि उसे ऐसी बातें सुनाता हूँ कि वह चुप होकर रह जाता है। छोटे भाई, 1 मिनट रुको, मैं तो लिविंग रूम में रहता ही नहीं हूँ। तुम्हें बार बार ये सब चीजें मुझे इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरा बेडरूम और बाथरूम कहाँ है। जिस पर वह किसी की तरफ देखता है और फिर अचानक रोने जैसी आवाज में बोलता है, भैया आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तो बस चाहता हूँ कि आप जल्दी से इस फैमिली में घुल मिल जाओ और घर की हर चीज अच्छे से जान लो। जिस पर पीछे से एक ठंडी महिला की आवाज सुनाई देती है, वो नहीं क्या हुआ? ट्रान वो तुरंत अपना चेहरा पहुंचता है और बेचारा बनने की एक्टिंग करते हुए कहता है, ओ तीसरी दीदी, आप अभी वापस आई हैं क्या? नहीं, अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया ने कुछ भी नहीं कहा, वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। यह सुनकर ट्रान तिनक मेरी तरफ एक नजर डालती है। तो तुम वही लड़के हो जिसे अभी अभी वापस इस घर में लाया गया है? तुम्हारे पिता ने तुम्हें कोई मैनर्स नहीं सिखाए क्या? समझ नहीं आता कि मॉम डैड ने तुम्हें वापस क्यों अपनाया? जिस पर मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, अगर दीदी ऐसा कह रही हैं तो फिर मैं भी वही तरीका इस्तेमाल करता हूँ जिससे ट्रान वो मेरा स्वागत कर रहा है। यह कहकर मैं सीधे ट्रांतिन का हाथ पकड़ लेता हूँ और उसे दूसरी मंजिल के पहले कमरे से इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देता हूँ। जब तक बाकी लोग समझ पाते तब तक मैं उसे 5 कमरे दिखा चुका होता हूँ। जिस पर ट्रांतिन आखिरकार अपना गुस्सा नहीं रोक पाती और जोर से बोल उठती है, चुप हो जाओ, मेरा और समय बर्बाद मत करो। यह सुनकर मैं अपना हाथ मुट्ठी में बंद करता हूँ, उसे ऐसे पकड़ता हूँ जैसे कोई माइक्रोफोन हो और सीधे उसके मुंह के पास ले जाकर पूछता हूँ, मैडम अभी आपने जो कहा वो आपके दिल की बात थी ना? बाद में पछताओगी तो नहीं? जिस पर ट्रांतिन गुस्से से लाल हो जाती है और सीधे नीचे भाग जाती है। कुछ देर बाद वह मॉम डैड और दूसरी बहन को लेकर वापस ऊपर आती है। सभी के चेहरे बेहद खराब दिख रहे होते हैं। माँ गुस्से में कहती हैं, ग्यांगफाम, तुमने ऐसा क्या किया कि तिन इतनी नाराज हो गई? जिस पर मैं बिना घुमाए फिराए जवाब देता हूँ, मॉम डैड, सिर्फ बातें करने से कुछ साफ नहीं होगा। मैं दूसरी मंजिल के पूरे सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की रिक्वेस्ट करता हूँ। यह सुनते ही ट्रान वू का चेहरा सफेद पड़ जाता है, जिस पर वह जल्दी से बोल पड़ता है, मॉम डैड गुस्सा मत होइए, भैया अभी अभी घर लौटे हैं, शायद उनकी फीलिंग्स अभी स्टेबल नहीं है। मैं हंसते हुए कहता हूँ, मजेदार बात है, मुझे तो लगता है मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ। अगर अभी कैमरा चेक नहीं हुआ तो मैं इसी वक्त यह घर छोड़ दूंगा और फिर इंटरनेट पर पोस्ट करूंगा कि घर लौटने के पहले ही दिन मुझे बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद नेटिजन्स खुद फैसला कर लेंगे कि सही कौन है और गलत कौन। यह सुनकर डैड तुरंत पीछे खड़े सर्वेंट्स को आदेश देते हैं, अभी के अभी कैमरा फुटेज लेकर आओ। जिस पर मैं फिर बोलता हूँ, अरे डैड, मैं तो अभी इस घर में नया हूँ, मुझे क्या पता कोई फुटेज के साथ छेड़छाड़ कर दे। क्यों ना हम सब सीधे मॉनिटरिंग रूम चलकर वहीं देख लें। मेरी बात सुनकर डैड का चेहरा और सख्त हो जाता है। ठीक है, फिर सब लोग मॉनिटरिंग रूम चलेंगे, लेकिन पहले सुन लो, अगर गलती तुम्हारी निकली तो तुम्हें इस घर के हर इंसान से माफी मांगनी होगी। मैं तुरंत सिर हिलाता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, डैड तो वाकई बहुत शानदार हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रान वो डर से कांपने लगता है और तभी चलते चलते अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश होने का नाटक कर देता है। जिस पर पीछे चल रही ट्रान तिन डरकर चिल्ला उठती है, ये क्या हुआ? आवाज सुनकर सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। ट्रान तिन गुस्से से मेरी तरफ उंगली उठाती है, तुम सच में अशुभ इंसान हो। तुम्हारे आते ही हमारा वूनी, जो हमेशा से हेल्दी था, अचानक बेहोश हो गया। यह सुनकर मैं व्यंग्य भरी आवाज में कहता हूँ, वाह कितना परफेक्ट टाइमिंग है, बिल्कुल उन कमजोर विलन्स जैसा जो पैलेस ड्रामा में हमेशा बेहोश होने का नाटक करते हैं। और एकदम स्वस्थ इंसान का अचानक यूं बेहोश हो जाना भी थोड़ा अजीब नहीं लगता? ऊपर से उसकी आंखों की पुतलियां अभी भी हिल रही हैं, क्या किसी ने देखा नहीं? अगर भरोसा नहीं है तो उसकी पलकों को उठाकर देख लो। बेहोश इंसान और जागते हुए इंसान की आंखों में बहुत फर्क होता है। मेरी बात सुनकर बाकी लोगों की नजरें भी ट्रान वू पर शक से टिक जाती हैं। उधर ट्रान वू का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन फिर भी वह दांत भींचकर बेहोश होने की एक्टिंग जारी रखता है। जिस पर मैं फिर कहता हूँ, मॉम डैड कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम कैमरा देख लेते हैं, फैमिली डॉक्टर को बुला लीजिए। वैसे भी आखिर में डॉक्टर यही कहेगा कि कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर फैमिली डॉक्टर पहले से खरीदा हुआ तो अलग बात है, तब शायद कोई ऐसी बीमारी बता दे जो सुनने में खतरनाक लगे, लेकिन असल में हो कुछ भी नहीं। यह सुनकर ट्रान ख्वांग नाराज होकर बोलती है, गियांगफाम, तुम अपने छोटे भाई पर शक कैसे कर सकते हो? जिसके जवाब में मैं कंधे उचकाता हूँ, क्या करूं, मैं तो उससे आज ही मिला हूँ, थोड़ा शक होना तो नॉर्मल बात है। वैसे फैमिली डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, उसके बाद हमें कैमरा भी देखना है। हालांकि ट्रान खोंग मुझसे बेहद नफरत करती है, फिर भी वह डॉक्टर को कॉल कर देती है। यह देखकर मैं माँ का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचता हूँ और कहता हूँ, मॉम चलो ना, मुझे कैमरा रूम दिखाओ। जिस पर माँ मेरा हाथ छुड़ाकर कहती है, ग्यांगफाम छोड़ो, मुझे वूनी का ध्यान रखना है। अब मेरा धैर्य टूटने लगता है। अरे मॉम, आप कोई डॉक्टर तो है नहीं, उसे देखते रहने से क्या फायदा? कैमरा रूम कहाँ है? अगर आप मुझे नहीं ले गई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी सख्त बात सुनकर ट्रान वू को छोड़कर बाकी पूरा परिवार
मॉनिटरिंग रूम की तरफ चल पड़ता है। वहां पहुंचकर डैड भारी आवाज में कहते हैं, पिछले आधे घंटे की दूसरी मंजिल की पूरी रिकॉर्डिंग निकालो। बहुत जल्दी स्क्रीन पर ट्रान वू और मेरी तस्वीर दिखाई देने लगती है। वीडियो में साफ नजर आता है कि ट्रान वू पूरी मेहनत से मुझे एक एक कमरा दिखा रहा होता है, जिस पर ट्रान क्वांग तुरंत ताना मारते हुए बोलती है, देख लिया ना, वूनी पूरी तरह बेगुनाह है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? जिस पर मैं बिना देर किए तुरंत जवाब देता हूँ, अभी सच्चाई पूरी तरह सामने आई ही नहीं है, इसलिए कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है दीदी आप थोड़ी समझदारी दिखाओगी। इसके बाद करीब 20 मिनट और गुजर जाते हैं, लेकिन वीडियो में ट्रान वू अब भी मुझे उन्हीं बेकार कमरों के बारे में बताया जा रहा होता है। यह देखकर सबके चेहरे अजीब होने लगते हैं। फिर वीडियो में मेरी आवाज सुनाई देती है, जहां मैं उसे बीच में रोकता हूं। जिसके बाद ट्रान वो अचानक बेचारा बनने लगता है और ना जाने क्यों रोने जैसी आवाज में बात करना शुरू कर देता है। इसके तुरंत बाद ट्रान तिंग की आवाज सुनाई देती है। फिर सब लोग साफ देखते हैं कि ट्रान में श्याम वो अचानक अपना चेहरा पहुंचता है और फिर मेरी तरफ से सफाई देने लगता है। यह देखकर डैड की आंखें सिकुड़ जाती हैं। आखिर उन्हें भी समझ आने लगता है कि उनका अडॉप्टेड सन उतना सीधा और मासूम नहीं है जितना वह हमेशा दिखता रहा है। और पहले की सारी रिकॉर्डिंग को देखते हुए अब ट्रान वू का अचानक बेहोश होना भी किसी को रियल नहीं लग रहा होता। मॉम भी शायद उसके ड्रामे को समझ चुकी होती हैं। साथ ही उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने मुझ पर गलत शक किया था, जिस पर वह मेरी तरफ देखकर कहती हैं, ग्यांगफाम मुझे माफ कर दो, मुझे उस वक्त तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। इसके बाद ट्रान तिन्ह हल्के से अपनी नाक छूती है और थोड़ी असहज आवाज में कहती है, वो छोटे भाई सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तभी जब सब लोग अपने अपने काम के लिए निकलने ही वाले होते हैं, तभी मॉनिटरिंग रूम का दरवाजा खटखटाया जाता है। एक मेड अंदर आकर कहती है, सर मैडम सेकंड मिस, फैमिली डॉक्टर आ गई हैं। यंग मास्टर वो अभी तक नहीं जागे हैं। थर्ड मिस ने मुझे आप सबको बुलाने के लिए भेजा है। यह सुनकर डैड का चेहरा और भी खराब हो जाता है। अब वह खुद देखना चाहते थे कि उनका अडॉप्टेड सन और कौन सा नया ड्रामा करने वाला है। चलो जाकर देखते हैं। जिस पर सभी लोग जल्दी से ट्रान वू के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां पहुंचकर मैं फैमिली डॉक्टर को देखता हूँ। वह काफी सुंदर और सौम्य दिख रही होती है, बिल्कुल उन फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसी जो सीईओ रोमांस स्टोरीज में हीरो के पीछे पागल रहती हैं। जिस पर मैं खुद से बड़बड़ाता हूँ, वाह इतनी जवान और खूबसूरत महिला, अगर इसे ट्रान वू पर क्रश हुआ होगा तो यह उसके लिए 100 तरह की अजीब बीमारियां बना सकती है। बीमारी ना हो तब भी बीमारी बता देगी। लेकिन मेरी यह बात पास खड़ी ट्रान थुंग सुन लेती है। उसी समय वह युवा डॉक्टर चिंतित आवाज में कहती है, सर मैडम, यंग मास्टर के बेहोश होने की वजह लंबे समय से जमा इमोशनल स्ट्रेस है। ज्यादा निराशा और मानसिक दबाव के कारण ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हुई, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गए। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिससे यंग मास्टर ट्रान वू के अंदर इतने नेगेटिव इमोशंस पैदा हो गए। जिस पर मैं बिल्कुल बिना छुपाए बोल देता हूँ, वही बीमारी जिसे चाहो तो बीमारी कह दो और चाहो तो कुछ भी नहीं। यह सुनकर डॉक्टर नाराज हो जाती है। तो आप वही यंग मास्टर हैं जो अभी घर वापस आए हैं? शायद आपको इस बीमारी की मेडिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप एक आउटसाइडर की तरह हमारी प्रोफेशनल एबिलिटी को जज नहीं करेंगे। जिस पर बाद सोसो की शांत आवाज सुनाई देती है। मैं गहरी सांस छोड़ता हूँ, फिर कमरे में रखी सजावट से कुछ फेदर निकालता हूँ। इसके बाद मैं बाद सोसो की तरफ देखकर कहता हूँ, अगर ऐसी बात है तो फिर डॉक्टर मैडम, उम्मीद करता हूँ बाद में आपको पछताना ना पड़े। आज मैं खुद हुआ तुओ का रीइंकार्नेशन बनने वाला हूँ। यह कहकर मैं सीधे ट्रान वू के पास पहुंच जाता हूँ और उन फेदर्स से उसके नंगे पैरों को गुदगुदाना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं उसका हाथ पकड़कर बाकी लोगों से कहता हूँ, असल में यह जाग चुका है, बस अभी भी सोने की एक्टिंग कर रहा है। वैसे भी जो इंसान सोने का नाटक कर रहा हो उसे कोई जगह नहीं सकता, लेकिन गुदगुदी रोकने के लिए इसके पूरे शरीर की मसल्स कितनी टाइट हो गई हैं, यह तो आप लोग भी महसूस कर सकते हो। यह सुनकर मॉम भी उसका हाथ पकड़ती हैं और जैसा मैंने कहा था, उसकी मसल्स सच में पूरी तरह तनी हुई होती हैं। वह बिल्कुल भी किसी बेहोश इंसान जैसा नहीं लग रहा होता। जिस पर डैड का चेहरा काला पड़ जाता है और उनकी आवाज में साफ चेतावनी सुनाई देती है, वुनी अभी भी तुम मेरे अडॉप्टेड सन हो, इसलिए आज की बात मैं भूल सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने अब भी सोने का नाटक जारी रखा तो मेरे पास तुम्हें इस घर से निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा बना रहता है, लेकिन ट्रान वो फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी ट्रान तिंग गुस्से में आगे बढ़ती है, मॉम डैड आप लोग कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? वह मेरी बात काटने के लिए आगे आती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे ट्रान वो के ऊपर गिर पड़ती है। अगले ही पल ट्रान वो दर्द से जोर से चिल्ला उठता है। यह देखकर मैं तुरंत अपना अंगूठा ऊपर कर देता हूँ। वाह, लगता है थर्ड सिस्टर ही असली हुआ त्यों निकली। यह देखकर बाच सोसो को भी एहसास हो जाता है कि मामला बिगड़ चुका है, जिस पर वह जल्दी से बोलती है, यंग मास्टर जियांग, आप हद से ज्यादा कर रहे हैं। इतनी जोर की टक्कर लगेगी तो कोई भी इंसान दर्द से जाग जाएगा। मैं अपना फोन निकालते हुए कहता हूँ, आपको समझाना सच में बहुत मुश्किल है। डैड, मुझे इस डॉक्टर की मेडिकल स्किल पर शक है। मैंने अभी चेक किया है, सबसे नजदीकी ग्रेड ए हॉस्पिटल यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। क्यों ना हम ट्रान वू को वहां ले जाकर फुल बॉडी चेकअप करवा लें? मुझे नहीं लगता कि बार बार झूठ बोलने वाले लोग वहां जाकर भी अपना ड्रामा जारी रख पाएंगे। यह सुनते ही ट्रान वू के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि रेगुलर हॉस्पिटल में जाने का मतलब था कि उसकी सारी पोल खुल सकती है। जिस पर वह तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। उसकी
आंखों में आंसू भर आते हैं। मॉम, डैड, शायद मैं कल रात ठीक से सोया नहीं था, इसलिए बेहोश हो गया। वैसे अभी क्या हुआ? और मेरा पेट इतना दर्द क्यों कर रहा है? यह सुनकर मॉम शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती हैं, गियांगफा सही कह रहा है वुनी, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। बेहोश होना कोई छोटी बात नहीं होती। मॉम की आवाज नरम जरूर होती है, लेकिन उसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होती, जिस पर ट्रान वू फिर फैमिली की चिंता करने का नाटक करता है। नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी मैं अपना फोन हिलाते हुए मुस्कुराता हूँ। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही 120 पर कॉल कर दिया था। टॉप हॉस्पिटल की एम्बुलेंस काफी देर पहले पहुंच चुकी होगी। चलो अब निकलते हैं। यह सुनते ही कुछ ताकतवर मेड्स आगे बढ़ती हैं और ट्रान वू को उठाकर ले जाने लगती हैं, जिस पर ट्रान वू डर के मारे बुरी तरह छटपटाने लगता है। और यह देखकर डैड की आंखें और भी ठंडी हो जाती हैं। डैड एक गहरी नजर से बाज सोसो को देखते हैं, जो इस वक्त साफ तौर पर घबराई हुई दिख रही होती है, जिसके बाद वह बिना कुछ कहे नीचे चले जाते हैं। उधर मेरे पास भी कोई खास काम नहीं होता, इसलिए मैं अपने फॉस्टर फादर के घर एक चक्कर लगाकर अपना कुछ सामान लेने चला जाता हूँ। जब मैं वापस लौटता हूँ और पहली मंजिल के दरवाजे से अंदर कदम रखता हूँ, तभी मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। मॉम, डैड, मैं तो बस इसलिए बहुत खुश हो गया था क्योंकि भाई जियांगफा वापस आ गए हैं। मैंने पहले कभी बेवजह गुस्सा नहीं किया और ना ही कभी यंग मास्टर जैसी आदतें दिखाई हैं। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि मॉम डैड मुझे एक और मौका देंगे। मैं जरूर बड़े भाई के साथ अच्छे से रहूंगा। यह सुनकर मॉम थोड़ी नाराज आवाज में कहती हैं, वूनी, मैंने तुम्हें बचपन से अपने सगे बेटे की तरह पाला है। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही लोगों के साथ व्यवहार करना सिखा दिया था, लेकिन आज तुमने जो किया वह सच में हद से ज्यादा था। इसके बाद डैड भी धीरे से कहते हैं, वूनी, अब तुम भी बड़े हो चुके हो और अभी जियांगफाम भी घर वापस आया है, तो उसे इस माहौल में ढलने के लिए समय चाहिए। इसके अलावा तुम अभी तक अपने असली पिता से भी नहीं मिले हो, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए जाकर अपने पिता के साथ रहो। यह सुनते ही ट्रानवू का पूरा शरीर लड़खड़ा जाता है। उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं और वह जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन मॉम, बचपन से लेकर आज तक हमेशा आप ही मेरे साथ रही हैं। मेरी जिंदगी के हर कदम पर आपकी परछाई रही है। मेरे लिए सबसे करीबी इंसान आप ही हैं। मैं अपने असली पिता से मिलने जरूर जाऊंगा और भविष्य में उनकी देखभाल भी करूंगा, लेकिन मैं यहाँ रहने का ज्यादा आदी हूँ। अगर आप मुझे किसी अजनबी अंकल के साथ रहने भेज देंगी तो मैं शायद कभी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात खत्म होते ही मैं सीधा अनुवाद करता हूँ। सीधी बात है, यह उस गरीब घर वापस नहीं जाना चाहता। यहाँ कितना आराम है, रोज मौज मस्ती, अच्छा खाना और ढेर सारा पैसा। वहां गया तो इसकी लाइफस्टाइल सीधा नीचे गिर जाएगी। ये सुनकर कमरे का माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहता हूँ, कोई बात नहीं, इसे यहीं रहने दीजिए। ये सुनते ही ट्रैन वू राहत की सांस लेता है। जब वह देखता है कि मॉम डैड अब उसे भेजने की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके चेहरे का तनाव भी कम हो जाता है। हालांकि बाकी लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन अब वे भी धीरे धीरे समझदार होने लगे थे। उनके मन में ट्रान वू की सालों से बनाई गई अच्छी इमेज में दरार पड़ना शुरू हो चुकी थी। इसके बाद मैं अपने कमरे में वापस लौट जाता हूँ। मैं अपना नाइट सूट निकालता हूँ और फिर टैबलेट खोलकर वही ब्लडी ड्रामा देखने लगता हूँ जिसे मैं इन दिनों लगातार देख रहा था। लेकिन ज्यादा समय नहीं गुजरता कि दरवाजे पर लगातार नॉक होने लगती है। दरवाजा खोलने पर सामने तान तिन और तान ख्वांग खड़ी दिखाई देती हैं। स्पष्ट था कि दोनों मेरे साथ रिश्ता सुधारना चाहती थीं। छोटे भाई, क्या कर रहे हो? मूवी देख रहे हो क्या? वैसे तीसरी मंजिल पर हमारे घर में एक बड़ा होम थिएटर भी है, अगर चाहो तो हम सब मिलकर वहां देख सकते हैं। यह सुनकर मैं सिर हिला देता हूँ। फिर कुछ स्नैक्स उठाता हूँ और हम तीनों जल्दी से थिएटर रूम की तरफ चले जाते हैं। वहां पहुंचकर ट्रान तिन सारे उपकरण सेट करती है। इसके बाद सर्च बटन दबाकर पूछती है, छोटे भाई, कौन सी सीरीज देख रहे हो? मैं सर्च कर देती हूँ। मैं उस ब्लडी ड्रामा का नाम बता देता हूँ। फिर कहता हूँ, हो सकता है आप दोनों इसे बर्दाश्त ना कर पाओ। जिस पर दोनों एक साथ जवाब देती हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद हम तीनों सोफा पर बैठ जाते हैं और सामने दीवार जितनी बड़ी स्क्रीन को देखने लगते हैं। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि दोनों बहनों को भी इस तरह के ब्लडी ड्रामा में काफी इंटरेस्ट था। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, दोनों पूरी तरह उसमें डूब जाती हैं। जब क्लाइमेक्स वाला सीन आता है, तब तान तिन इतनी गुस्सा हो जाती है कि एक मुट्ठी चिप्स उठाकर सीधे मुंह में ठूंस लेती है। ये औरत सच में घटिया निकली। कुछ देर बाद उसकी आवाज फिर सुनाई देती है, अरे चिप्स खत्म हो गई। जिस पर मैं अपने स्नैक्स बैग से स्पाइसी स्टिक्स के कुछ पैकेट्स निकालता हूँ। फिर एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। ये खाकर देखो। ट्रान तिन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी चीज नहीं खाई थी। वह लाल रंग का पैकेट देखकर थोड़ा शक करती है, फिर धीरे धीरे उसे खोलती है। पैकेट के सहारे एक स्टिक बाहर निकालती है और छोटा सा बाइट लेती है। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यह देखकर ट्रान ख्वांग भी उत्सुक हो जाती है। वह भी एक पैकेट खोलती है और खाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में दोनों बहनों के मुंह और हाथ तेल से भर जाते हैं और वे खाते खाते सीरीज भी देखती रहती हैं। उसी समय थिएटर रूम का दरवाजा खुलता है। ट्रान वो अंदर आता है और बनावटी मुस्कान के साथ कहता है,
सेकंड सिस्टर, थर्ड सिस्टर, आप लोग क्या देख रही हो? जिस पर ट्रान खुआंग जवाब देती है, एक वेब ड्रामा देख रहे हैं। यह सुनकर ट्रान वू मुस्कुराता है, ऐसी चीजें तो पूरी तरह बेकार होती हैं। सच में आप दोनों को बहुत तकलीफ हो रही होगी। आप लोग सिर्फ भाईजान फार्म का साथ देने के लिए ये सब देख रही हैं ना, सटीरिकली है ना? अगर आप बिजी हैं तो चली जाइए, मैं यहीं रुककर भाई का साथ दे देता हूँ। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि ट्रान तिन झुंझलाकर बोल पड़ती है, अरे बस भी करो, अभी अभी वाला डायलॉग मैं ठीक से सुन भी नहीं पाई। वह इस वक्त सबसे रोमांचक सीन देख रही होती है और बीच में रुकावट आने से बेहद परेशान हो जाती है। कृपया बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो। बाहर की लाइट स्क्रीन पर पड़ रही है। मैं भी सिर घुमाकर उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझता। यह देखकर ट्रान तिन और जल्दी से कहती है, मुनी जल्दी बाहर जाओ ना, सच में बहुत चुभ रही है वो रोशनी। ट्रान वो यह देखकर हैरान रह जाता है कि दोनों बहनें उसकी तरफ देख तक नहीं रही थीं। उनकी नजरें सिर्फ स्क्रीन पर टिकी हुई थीं, जिस पर वह जलन भरी नजर से मुझे घूरता है, फिर नाराज होकर थिएटर रूम से बाहर निकल जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद हम लोग लगातार कई घंटों तक वह ब्लडी ड्रामा देखते रहते हैं। सीरीज खत्म होते होते तान तिन और तान ख्वांग दोनों का खून खौल रहा होता है। वे स्टोरी में इतना डूब चुकी थीं कि उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही होती है। तभी दरवाजे पर फिर नॉक होती है। एक मेड बाहर से कहती है, सेकंड मिस, थर्ड मिस, फिफ्थ यंग मास्टर, डिनर का समय हो गया है। मास्टर और मैडम ने आप सबको नीचे बुलाया है। यह सुनते ही तान तिन उत्साह से उछल पड़ती है, चलो चलो नीचे चलते हैं, खाना खाकर वापस आएंगे और आगे देखेंगे। इस वक्त वह इतनी एक्साइटेड होती है कि उसे लगता है आज वह लगातार 20 एपिसोड्स और खत्म कर सकती है। इसके बाद हम तीनों नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं, लेकिन आज डाइनिंग टेबल पर एक अतिरिक्त सीट लगी होती है। उस सीट पर एक महिला बैठी होती है। उसके चेहरे पर सख्ती और पूरे शरीर से एक ऊंचे दर्जे का ऑरा निकल रहा होता है, जिस पर ट्रान तिन्ह हैरानी से कहती है, बिग सिस्टर आप वापस आ गई? इसके बाद ट्रान खुआंग मेरी तरफ देखकर बताती है, ये हमारी बड़ी बहन है, इनका नाम ट्रान हुआंग है। फिर वह दोनों का परिचय करवाती है। बिग सिस्टर ये हमारे असली छोटे भाई हैं, गियांग फार्म। और इसी के साथ पहली बार ट्रान हुआंग की नजरें मेरे ऊपर टिकती हैं। मैं सिर उठाकर देखता हूं तो ट्रान हुआंग ठंडी नजरों से उस लड़के की तरफ देखती है, लेकिन कोई और रिएक्शन नहीं देती है। जिस पर वह मेरी तरफ देखने के बजाय पूछती है, त्याओ वो कहाँ है? खाने का टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? यह सुनते ही ट्रान खुआंग के चेहरे की मुस्कान एक पल में जम जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बड़ी बहन न सिर्फ उसे इग्नोर करेगी, बल्कि एक जवाब देना भी जरूरी नहीं समझेगी। जिस पर पिता भी अपनी बड़ी बेटी की तरफ देखते हैं। उनके होंठ हल्के से सिकुड़ जाते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वह भी थोड़ा नाराज फील कर रहे हैं। माँ माहौल में आए बदलाव को तुरंत नोटिस कर लेती हैं, जिस पर वह पूछती हैं, लुक थ्यू गया, अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? यह सुनकर नौकरानी के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने लगती है। वह झिझकते हुए मेरी तरफ देखती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। कुछ देर बाद वह हिम्मत जुटाकर बोलने ही वाली होती है, जिस पर मैं सीधे उसकी बात बीच में काट देता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता था कि वह क्या कहने वाली है। वह यही कहती कि लुक थ्यू गया का मूड खराब है, उसका खाने का मन नहीं है, और यह बोलते वक्त ऐसा चेहरा बनाती जैसे उसे बहुत दुख हो रहा हो। जिसके बाद यहाँ मौजूद सभी लोग यही सोचने लगते कि आखिर छोटा भाई इतना दुखी क्यों है। फिर बात घूम फिर कर मेरे ऊपर ही आती कि आज मेरे वापस आने की वजह से उसका मूड खराब हुआ है और सारी गलती मेरी ही है। जिस पर नौकरानी तुरंत ट्रान वू की तरफदारी करने लगती है। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन पिता उसे बेपरवाह नजरों से देखते हुए कहते हैं, उसे खाना है तो खाए, नहीं खाना तो मत खाए। यह सुनते ही ट्रान हुआंग के चेहरे का शांत भाव गायब हो जाता है। वह तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है। पापा आप क्या कह रहे हैं? आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस पर ट्रान हुआंग मेरी तरफ देखकर आधी मुस्कान के साथ ताना मारती है, तुम्हारे पास तो काफी तरीके हैं। मैं बिना झिझके जवाब देता हूँ, अच्छा तो जरा डिटेल में बताइए। जिस पर वह ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है, तुम्हारे वापस आते ही वूनी हमारे घर में खाना खाने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। हालांकि मैं अभी अभी वापस आई हूँ और मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ है, लेकिन तुमने माँ पापा और दूसरे भाई बहनों को अपनी तरफ कर लिया, फिर भी कहते हो कि तुम्हारे मन में कोई चाल नहीं है। यह सुनकर मैं तुरंत पलटकर जवाब देता हूँ, पहली बात मैं इस घर का बच्चा हूँ, सही है ना? मैं वापस आया हूँ और मुझे माँ पापा और भाई बहनों का प्यार मिलता है। यह सिर्फ साबित करता है कि मेरा परिवार मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। इसमें मेरी चालाकी कहाँ से आ गई? क्या मैं अपने परिवार का प्यार पाने के लायक नहीं हूँ? दूसरी बात, एक सक्सेसर कैंडिडेट होकर भी आप सही गलत जाने बिना फैसला सुना देती हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स को यह बात पता चल गई तो वह आपको आसानी से बर्बाद कर देंगे। और आखिरी बात, आपका और उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। आप उसकी इतनी प्रोटेक्शन कर रही हैं कि मुझे आपके रिश्ते पर ही शक होने लगता है। क्या आप अडॉप्टेड सन और हेयर के बीच कोई शॉकिंग लव स्टोरी बनाना चाहती हैं? मेरी बात सुनते ही ट्रान हुआंग का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। पापा देखिए ना, ये कैसी बातें कर रहा है। लेकिन तभी माँ अचानक बोल पड़ती हैं, पतिदेव हमारी बेटी को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, क्यों ना इसे कुछ समय के लिए विदेश वाले प्रोजेक्ट पर भेज दिया जाए। जिस पर पिता तुरंत माँ का मतलब समझ जाते हैं और सिर हिलाकर सहमति दे देते हैं। सही कह रही हो,
इसे वाकई और एक्सपीरियंस की जरूरत है। यह सुनकर ट्रान होंग पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके माता पिता नए लौटे बेटे की वजह से उस पर इतना गुस्सा हो जाएंगे, जिस पर वह तुरंत अपना लहजा बदल देती है। सॉरी छोटे भाई, बिना पूरी बात जाने मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। माँ पापा, मैं अभी अभी बिजनेस ट्रिप से वापस आई हूँ और वह ओवरसीज प्रोजेक्ट कम से कम 3 साल तक चलेगा। मैं आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ, इतनी देर तक दूर नहीं रहना चाहती। लेकिन माँ इस बार असामान्य रूप से सख्त दिखाई देती हैं। वह उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, होंग, माँ की बात मान लो, मैं सिर्फ तुम्हें बेहतर बनाना चाहती हूँ और अगर तुम्हें हमारी याद आएगी तो हम अक्सर विदेश आकर तुमसे मिलेंगे। जिस पर त्रांतिन माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है। चलो अब खाना खाते हैं। अगर बड़ी बहन ने सच में वह प्रोजेक्ट ले लिया तो आगे हम सबका उससे मिलना काफी कम हो जाएगा। लेकिन ट्रान होंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होती। वह कहती है, मुनी यहाँ नहीं है, फिर इसे पूरा परिवार कैसे कह सकते हैं? यह सुनते ही पिता जोर से मेज पर हाथ मारते हैं। वह गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहते हैं, बहुत हो गया, क्या तू मुझे गुस्से से मारकर ही मानेगी? जिस पर ट्रान होंग भी भड़क जाती है, तो फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। इतना कहकर वह जल्दी से ऊपर की तरफ चली जाती है। इसके बाद ट्रांतिन को लगता है कि बड़ी बहन के व्यवहार की वजह से शायद मैं दुखी हो गया हूँ। जिस पर वह मेरे पास बैठ जाती है और मुस्कुराकर कहती है, ग्यांगफा, अभी जो तुमने कहा कि बड़ी बहन वूनी को पसंद करती है, वह थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक नहीं था? क्या तुमने बहुत ज्यादा ड्रामा सीरीज देख ली है? जिस पर मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, ड्रामेटिक तो है, लेकिन अगर यह कहानी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही तो अभी हम सब नीचे खाना खा रहे हैं, ऊपर कोई और फैमिली मेंबर भी नहीं है। बड़ी बहन आराम से छोटे भाई को कंफर्ट कर सकती है और किसी को सांत्वना देते वक्त गले लगना तो नॉर्मल है, फिर शायद गलती से एक किस भी हो जाए, कौन जानता है। मेरी बात सुनते ही माँ पापा के चेहरे बदल जाते हैं, जिस पर दोनों तुरंत दूसरी मंजिल की तरफ भागते हैं। मैं, दूसरी बहन और तीसरी बहन भी उनके पीछे ऊपर जाने लगते हैं। तभी ऊपर से अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई देती है और उसके तुरंत बाद पिता की सख्त आवाज गूंजती है, माँ पापा, पहले मेरी बात सुनिए। यह सुनकर ट्रांतिन के चेहरे पर अजीब सा भाव आ जाता है। अरे यार, कहीं यह सच तो नहीं है? जब हम सभी ट्रानवू के कमरे में पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर सब चौंक जाते हैं। ट्रान होंग ट्रानवू के सामने खड़ी होकर उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। जिस पर वह पूरी मजबूती से कहती है, माँ पापा, यह बात आप दोनों ने खुद कही थी, वूनी और मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो अगर मैं उसे पसंद करती हूँ, इसमें आखिर गलत क्या है? यह सुनते ही मैं तुरंत बोल पड़ा हूँ, मुद्दा तो बहुत बड़ा है, आखिर अपने ही साथ बड़े हुए छोटे भाई को पसंद कर लेना कोई छोटी बात थोड़ी है। जिस पर मैं ताना मारते हुए आगे कहता हूँ, दीदी, आप तो काफी अजीब निकली, कहीं आपका कोई बहुत ही वियर्ड टेस्ट तो नहीं है, या फिर शायद इतने सालों तक दबाकर रखने की वजह से मामला यहाँ तक पहुंच गया है। यह सुनकर ट्रान होंग का राज अचानक सबके सामने खुल जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शर्मिंदा होने के बजाय उसके दिल में एक अजीब सी राहत और खुशी पैदा होने लगती है। जिस पर वह मेरी तरफ देखकर कहती है, तुम क्या जानो, बचपन से ही मैं हमेशा वूनी की प्रोटेक्शन करती आई हूँ। न जाने कितनी बार मैंने यह सोचा है कि काश हमारा ब्लड रिलेशन ही न होता। इतने सालों तक मैं खुद को रोकती रही हूँ। जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूँ, अच्छा, तो खुद को इतना मुश्किल से कंट्रोल करने के बाद आपने कभी साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के बारे में नहीं सोचा? और वैसे भी आप उससे कई साल बड़ी है ना, खड़े हैं ना, इसका मतलब आपकी पढ़ाई और करियर दोनों उससे काफी आगे हैं। फिर भी आपके पास इतना फ्री टाइम है कि आप अपने ही छोटे भाई के साथ रोमांस के बारे में सोच रही हैं। मेरी बात सुनकर ट्रान होंग का चेहरा और ज्यादा दर्द से भर जाता है। जिस पर वह माँ पापा की तरफ देखकर कहती है, माँ पापा, मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैं वूनी से इतना प्यार करने लगी हूँ कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने खुद को कई बार समझाया, छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वूनी हमेशा मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है कि मैं उसे भूल ही नहीं पाती। यह कहते वक्त उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिखाई देती है, जैसे वह अपने माता पिता से स्वीकृति चाह रही हो। दूसरी तरफ ट्रानवू की आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी हुई होती हैं। वह बड़ी बहन की तरफ देखकर कांपती आवाज में कहता है, तो आप मुझे इस तरह देखती थी? जिस पर मैं बीच में बोल पड़ता हूँ, दीदी पूरी तरह इस फॉरबिडन लव वाली फीलिंग में डूब चुकी हैं और अब तो खुद एनालिसिस भी करने लगी हैं। वैसे एक बात बताइए, क्या हर बार जब आप हार मानने की सोचती थीं, तब आप प्यारा छोटा भाई आपको ऐसा एहसास देता था कि आपके पास अभी भी मौका है? और क्या वह अक्सर ऐसे इंटीमेट कॉन्टैक्ट भी करता था जो सामान्य भाई बहन से थोड़ा ज्यादा हो? मेरी बात सुनते ही त्रानहुआंग कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी बचती हुई नजरें सब कुछ बता देती हैं। जिस पर त्रानवू पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। अगले ही पल माँ गुस्से में उसकी तरफ दौड़ती हैं और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती हैं, लेकिन ट्रान होंग अचानक बीच में आ जाती है और वह थप्पड़ खुद अपने चेहरे पर खा लेती है। चटाक, एक तेज आवाज पूरे कमरे में गूंजती है, जिस पर ट्रान होंग के गाल पर लाल हथेली का निशान साफ उभर आता है, यहाँ तक कि उसके होंठ के कोने से हल्का सा खून भी निकलने लगता है। कई बार गुस्सा दिलाए जाने के बाद पिता की आवाज भी पूरी तरह ठंडी हो जाती है। वह कठोर लहजे में कहते हैं, आज रात ही विदेश निकल जाओ, और जब तक वह ओवरसीज प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता
वापस आने की जरूरत नहीं है, सामान पैक करने की भी जरूरत नहीं, मैं नौकरों से सब पैक करवाकर बाद में भिजवा दूंगा। यह सुनकर ट्रान हुआंग दांत भींच लेती है, फिर सिर झुकाकर कहती है, जी पापा, मैं ये प्रोजेक्ट जरूर अच्छे से पूरा करूंगी। लेकिन तभी मैं अचानक जोर से चिल्लाता हूँ, रुकिए। मेरी आवाज सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है, जिस पर सभी लोग एक साथ मेरी तरफ देखने लगते हैं। मैं थोड़ा झिझकने का नाटक करते हुए कहता हूँ, माँ पापा, मुझे आप दोनों से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। यह सुनकर ट्रान हुआंग मुझे घूरने लगती है, उसकी आंखों में साफ नफरत दिखाई देती है। अब तू क्या करने वाला है? क्या वूनी को मुझसे छीन लेना भी तेरे लिए काफी नहीं था? इस बार तो तान खोंग भी चुप नहीं रह पाती, जिस पर वह कहती है, बड़ी बहन आप थोड़ा कम बोलिए। माँ पापा कुछ देर सोचते हैं, आखिरकार दोनों मेरे साथ तीसरी मंजिल वाले स्टडी रूम में चले जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही माँ हैरानी से पूछती हैं, बेटा क्या बात है, सीधे मुद्दे पर आओ। जिस पर मैं गंभीर चेहरा बनाकर कहता हूँ, माँ पापा, मुझे लगता है कि बड़ी बहन को विदेश नहीं भेजना चाहिए। यह सुनते ही माँ का चेहरा बदल जाता है। क्यों? इस बार उनकी आवाज में हल्की नाराजगी भी सुनाई देती है, जिस पर मैं अपने सारे ड्रामा एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए समझाना शुरू करता हूँ। जरा सोचिए, अभी आप लोग जबरदस्ती बड़ी बहन और ट्रान वू को अलग कर रहे हैं, लेकिन कुछ साल बाद भी जरूरी नहीं कि वह इस प्यार को भूल जाए। उल्टा हो सकता है कि जो चीज उसे नहीं मिली वह उसके दिल में और गहराई से बस जाए, और अगर कई साल बाद लौटकर भी वह ट्रानवू को पसंद करती रही तो तब वह आज की इस घटना के लिए आप दोनों से नफरत करने लगेगी। हो सकता है वह मन ही मन आप दोनों के खिलाफ हो जाए, और जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे तब बड़ी बहन कंपनी की पावर भी छीन सकती है, और पावर मिलने के बाद सारे विरोधियों को हटाना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। उस वक्त आप दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात सुनकर माँ पापा दोनों के चेहरे बदल जाते हैं, जिस पर माँ घबराकर पूछती हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? मैं थोड़ा सोचने का नाटक करके कहता हूँ, आगे जो मैं कह रहा हूँ वह सिर्फ मेरी पर्सनल सजेशन है, आप चाहें तो इसे रेफरेंस की तरह ले सकती हैं। आप लोग साफ कह दीजिए कि अगर बड़ी बहन ट्रान वू के साथ रहना चाहती है तो परिवार उससे सारे रिश्ते खत्म कर देगा, और ये सिर्फ धमकी नहीं होनी चाहिए बल्कि एक्शंस भी लेने होंगे। जैसे कंपनी में उसकी सारी अथॉरिटी वापस ले लीजिए, उसके बैंक कार्ड्स फ्रीज कर दीजिए, और बाहर की दुनिया को भी बता दीजिए कि उसका परिवार से कोई संबंध नहीं है। माँ पापा ध्यान से मेरी बात सुनते रहते हैं, जिस पर मैं आगे समझाता हूँ, ऐसा होने पर शायद बड़ी बहन इस अंतर को सहन नहीं कर पाएगी, तब उसे अपनी असली स्थिति समझ आएगी, और हो सकता है ट्रान वो भी किसी ऐसी लड़की को स्वीकार न करे जो अब अमीर परिवार की बेटी नहीं रही। तब बड़ी बहन को उसका रियल चेहरा भी दिखाई दे जाएगा। बेशक यह सिर्फ मेरी सलाह है, क्या पता दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हों। अगर सच में ऐसा है तो कुछ साल ऑब्जर्व कर लीजिए, और अगर इतने साल बाद भी दोनों का प्यार नहीं बदलता तो फिर उन्हें साथ रहने दीजिए। मेरी बात खत्म होते ही माँ पिता की तरफ देखने लगती हैं, जिस पर पिता कुछ देर सोचते हैं और फिर धीरे से सिर हिलाते हैं। बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन उसे घर छोड़कर बाहर रहना होगा। मैं तुरंत एक और बात जोड़ देता हूँ, और जहाँ ट्रान वो रहेगा उस जगह का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, वरना अगर बाद में कोई नया मेंबर आ गया तो फिर दोनों की शादी करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरी बात सुनकर दोनों कुछ पल चुप रहते हैं। आखिरकार पति पत्नी अपना फैसला कर लेते हैं। इसके बाद हम तीनों वापस ट्रान वो के कमरे में लौटते हैं। उधर ट्रान वो बुरी तरह रो रहा होता है, उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है, जैसे हल्की सी हवा भी उसे गिरा सकती हो। यह देखकर ट्रान हुआंग का दिल टूटने लगता है। वह कई बार उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसकी छोटी बहनें उसे रोक देती हैं। तभी पिता अचानक बोलते हैं, हुआंगनी, तुम्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही ट्रान हुआंग की आंखें चमक उठती हैं। पापा, आप सच कह रहे हैं? उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है, लेकिन उसी समय माँ गंभीर आवाज में आगे कहती हैं, जिस पर माँ गंभीर आवाज में आगे कहती हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वूनी एक लड़का है, और उसका हमारे परिवार से कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है। हमारे घर में इतनी बेटियां हैं, इसलिए उसका यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि वह बाहर जाकर रहेगा। ये सुनते ही ट्रान वो पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि ट्रान परिवार का असली बेटा वापस आते ही सबसे पहले उसी को घर से बाहर भेज दिया जाएगा, जिस पर उसका पूरा शरीर ऐसे हो जाता है जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। अगले ही पल वह आंखें बंद करता है और धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज सुनते ही ट्रान हुआंग घबराकर उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन पिता उसे एक तरफ धकेल देते हैं। फिर बेहद सख्त लहजे में आदेश देते हैं, कोई है? वूनी को नीचे ले जाओ, मैं खुद उसे उसके नए घर छोड़कर आऊंगा। असल में ट्रान वो बेहोश नहीं हुआ होता है, वह सिर्फ बेहोशी का नाटक कर रहा होता है, जिस पर वह आंखें बंद किए हुए मन ही मन बड़बड़ाता है, माँ पापा, मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे इतनी शर्म आती है कि मेरा मन करता है वहीं जमीन में गड़ जाऊं। हे भगवान, यह कैसा इंसान है, अभी अभी नकली बेहोश हुआ है और तुरंत सपने में बड़बड़ाना भी शुरू कर दिया। यह तो हद से ज्यादा बेवकूफी वाली बात है, जिस पर माँ भी ट्रान वू को सिर से पैर तक देखती हैं। आखिर में उनके मुंह से सिर्फ एक भारी सांस निकलती है। कुछ देर बाद जब ट्रान वू को लगता है कि उसे कार की पिछली सीट पर लिटा दिया गया है, तो वह धीरे से आंखें खोल देता है, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि माँ भी उसे छोड़ने साथ आएंगी। उसी वक्त माँ पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती हैं और संयोग से दोनों की नजरें आपस में मिल जाती हैं, जिस पर ट्रान वू तुरंत दोबारा आंखें बंद करना चाहता है, लेकिन उससे पहले माँ पूछ बैठती हैं, वूनी, क्या तुम हुआंगनी को पसंद करते हो? यह कहते हुए माँ चुपचाप अपनी जेब में रखे फोन का रिकॉर्डिंग बटन भी ऑन कर देती हैं, जिस पर ट्रान वो आंखें लाल करते हुए सोचने का नाटक करता है। फिर कहता है, माँ,
बेशक मैं उन्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा पसंद करना सिर्फ एडमिरेशन है। मैं बड़ी बहन की इज्जत करता हूँ। ये वैसा प्यार है जैसा फैमिली मेंबर्स के बीच होता है। मेरे मन में उनके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है। यह सुनकर माँ जैसे राहत की सांस लेती हैं। फिर वह पूछती हैं, तो दूसरी बहन और तीसरी बहन के लिए भी तुम्हारी फीलिंग यही है? ट्रानवू को लगता है कि उसने सही जवाब पकड़ लिया है, जिस पर वह जल्दी से सिर हिलाकर कहता है, जी माँ, मेरी तीनों बहनें मुझे बहुत पसंद हैं। उनमें कोई पहले या बाद में नहीं है। तीनों बराबर हैं और पहले नंबर पर हमेशा आप और पापा हैं। उसकी बात सुनकर माँ का दिल थोड़ा भर आता है। फिर वह धीरे से कहती हैं, वूनी, माँ भी तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुमने अपनी बड़ी बहन का व्यवहार भी देख लिया है, इसलिए तुम्हारा बाहर रहना जरूरी है। तुम चिंता मत करो। जब तक तुम कोई गलत काम नहीं करते और जियांग फा के साथ अच्छे से रहते हो, तब तक तुम हमारे परिवार के लूक थिया गिया ही रहोगे। माँ की बात सुनकर ट्रानवू आखिर राहत की सांस लेता है। साथ ही मन सोचने लगता है कि भविष्य में वह कैसे मुझे परिवार से निकलवाएगा, कैसे मुझे सबकी नजरों में गिराएगा। लेकिन वह बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाता कि माँ पूरे समय उसके चेहरे के भाव देख रही होती हैं, जिस पर माँ के दिल में गहरी निराशा पैदा होने लगती है। उन्होंने जो कार्ड उसे देने का सोचा था, अब वह फैसला भी बदल देती हैं। करीब 1 घंटे से ज्यादा सफर के बाद कार एक लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने रुकती है। लेकिन जैसे ही ट्रानवू देखता है कि यह कोई विला नहीं बल्कि अपार्टमेंट है, उसका चेहरा तुरंत उतर जाता है। उसी समय एक महिला मैनेजर आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोलती है। नमस्ते मैडम। नमस्ते लुक थ्यू गया। मैं उस फ्लोर की मैनेजर हूँ जहाँ आप रहेंगे। मेरा सरनेम हाँ है। अगर कभी कोई जरूरत हो तो आप सीधे मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। लेकिन ट्रानवू वह कार्ड लेने के बजाय सीधे माँ से लिपट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। माँ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। जिस पर मैनेजर हाँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, लुक थ्यूजिया, हमारा यह एरिया बहुत सुरक्षित है। अगर आपको अकेलापन महसूस हो तो आप अपने नेबर्स से दोस्ती कर सकते हैं। आपके आसपास लगभग सभी युवा पुरुष रहते हैं, उनमें कई आपकी उम्र के भी हैं। मुझे यकीन है कि आपकी उनसे अच्छी बनेगी। यह सुनकर माँ धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाती हैं, फिर उसे अपने से अलग कर देती हैं। साथ ही मैनेजर हा को आंखों से इशारा करती हैं, जिस पर मैनेजर हा तुरंत ट्रानवू को एक तरफ ले जाती हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर माँ वापस कार में बैठ जाती हैं। दरवाजा लॉक करते हुए वह कहती हैं, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें इंडिपेंडेंट होना भी सीखना चाहिए। माँ को अभी कुछ जरूरी काम है। इतना कहकर वह ट्रानवू को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं देती, जिस पर ड्राइवर भी तुरंत कार स्टार्ट कर देता है। कार को दूर जाते देख ट्रानवू की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह मुट्ठियां भींचकर कार को घूरता रहता है। उधर मैनेजर हा अभी भी वही रहस्यमयी मुस्कान बनाए रखती हैं। फिर कहती हैं, सेकंड यंग मास्टर, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। जिस पर ट्रानवू नाराज होकर कहता है, ठीक है। लेकिन मैनेजर हा के चेहरे की मुस्कान जरा भी नहीं बदलती। दूसरी तरफ माँ जब घर वापस पहुंचती हैं, तब उन्हें हल्का चक्कर सा महसूस होने लगता है। अगर ट्रानवू और बड़ी बेटी ने उन्हें इतना गुस्सा न दिलाया होता तो शायद वह खाना छोड़े बिना नहीं रहती। जिस पर पहली बार माँ के दिल में थोड़ी उदासी पैदा होती है। तभी एक नौकरानी आगे आकर कहती है, मैडम, सेकंड मिस, थर्ड मिस और यंग मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। वे आपके साथ खाना खाना चाहते हैं। यह सुनते ही माँ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती हैं। जो दिल पूरे दिन ठंडा पड़ा था, उसमें अचानक गर्माहट लौटने लगती है। आखिर पहले परिवार में ऐसा माहौल कहाँ था? जिस पर उनके मन में सिर्फ एक ही जवाब आता है, शायद इस घर में कुछ सचमुच बदल रहा है। इसके बाद वह तेजी से डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ जाती हैं। उधर लिविंग रूम में हम तीनों बड़े मजे से अभी अभी देखे गए फॉरबिडन लव ड्रामा के बारे में बातें कर रहे होते हैं। असल में हम माँ का इंतजार नहीं कर रहे होते, बल्कि पापा गुस्से में वापस कंपनी चले गए थे। बड़ी बहन भी पता नहीं कहाँ चली गई थी और हम लोग ड्रामा देखने में इतने बिजी थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। एक एपिसोड खत्म होने के बाद ही हम वापस बाहर आए थे। तभी तान तिन माँ को देखकर थोड़ा घबरा जाती है। माँ, आप वापस आ गईं? जिस पर माँ बेहद नरम मुस्कान के साथ कहती हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे ना, चलो खाना लगाओ। यह सुनकर ट्रानतिन हैरान हो जाती है। इंतजार? कौन सा इंतजार? हम तो अभी। वह आगे कुछ कह पाती उससे पहले मैं उसका मुंह बंद कर देता हूँ। फिर मुस्कुराते हुए कहता हूँ, मेरी प्यारी बहन, यह बात नहीं बोलनी है, वरना कहीं माँ को पता चल गया कि हम उनका इंतजार नहीं कर रहे थे तो फिर बेवजह नई खबर बन जाएगी। जिस पर ट्रानतिन तुरंत समझ जाती है और चुप हो जाती है। इसके बाद हम चारों साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाना खत्म होने के बाद पूरा परिवार साथ में बाहर टहलने निकल जाता है। जैसे ही मैं वापस पहुंचता हूं, तभी ट्रान हुआंग बाहर खाने का सामान ढूंढने निकलता हुआ दिखता है। जिस पर मैं ताना मारते हुए कहता हूं, अरे ये तो वही प्योर लव वॉर गॉड है ना। मैंने सुना है कि मुझे यहाँ रुकने देने के लिए तुमने ही मॉम डैड को समझाया था, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मान लूंगा। मेरा भाई तो सिर्फ ट्रानवू ही है। जिस पर वह तुरंत पलटकर जवाब देता है, तो फिर मैं भी तुम्हारा भाई बनना नहीं चाहता। यह सुनकर मॉम अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी रात अपनी बड़ी बेटी के लिए साइकोलॉजिस्ट बुलाने का सोचने लगती हैं। वहीं ट्रान ख्वांग और ट्रान तिन
घबराकर पीछे हटती हैं और जल्दी से उसे समझाने लगती हैं। छोटे भाई, ध्यान से सुनना, हम बड़ी बहन जैसे नहीं हैं, हम इतने भी वियर्ड नहीं हैं। जिस पर ट्रान हुआंग के पास पहली मंजिल पर रुकने की भी हिम्मत नहीं बचती और वह खाना उठाकर सीधे दूसरी मंजिल पर अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। इसके बाद मॉम मेरी तरफ देखकर कहती हैं, फार्म फार्म, मुझे एक पार्टी में जाना है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कुछ दोस्तों से मिलो। जिस पर मैं आराम से जवाब देता हूँ, ठीक है तो फिर चलते हैं। अगली सुबह जल्दी ही एक मेड मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाती है। जिसके बाद खाने की टेबल पर मॉम बड़े प्यार से पूछती हैं, फार्म फार्म, कल रात अच्छी नींद आई थी ना? जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, जी काफी अच्छी थी, यहाँ का बिस्तर बहुत कंफर्टेबल है। ये सुनकर मॉम आगे कहती हैं, थोड़ी देर में कोई तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आएगा, उनमें से जो पसंद आए वह चुन लेना। मैं सिर हिलाकर हामी भर देता हूँ, लेकिन मन ही मन सोचता हूँ, यार अमीर लोगों की जिंदगी सच में अलग ही होती है। फिर मॉम कहती हैं, तुम्हारे लिए बैंक कार्ड भी बन गया है, हर महीने उसमें 5 लाख युआन ट्रांसफर किए जाएंगे। थोड़ी देर में कोई वह कार्ड भी लेकर आ जाएगा। जिस पर बाहर से तो मैं शांत बना रहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर 1000 बार खुशी से चिल्ला रहा होता हूँ। फिल्मों में तो करोड़ों देखकर भी कुछ खास नहीं लगता, लेकिन असल जिंदगी में 5 लाख युआन मेरे लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। खाना खत्म होते ही मेकअप आर्टिस्ट जल्दी से मेरे पास पहुंचता है और मुझे अच्छे से तैयार करने लगता है। जिसके बाद मैं एक शानदार आउटफिट पहनता हूँ और पूरा लुक ही बदल जाता है। यह देखकर मॉम खुद को रोक नहीं पाती और तारीफ करते हुए कहती हैं, सच में बिल्कुल ओल्ड चेन की तरह दिखता है, कमाल है। इसके बाद ज्यादा देर नहीं लगती और पार्टी में जाने का समय आ जाता है। जैसे ही हम टी गार्डन पहुंचते हैं, वहां पहले से ही 3 अमीर महिलाएं दरवाजे पर खड़ी हमारा इंतजार करती दिखती हैं। जिस पर मॉम मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन करती हैं और कहती हैं, वैसे मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवा दूं, यह मेरा बेटा जियांग फैन है। फिर वह आगे समझाती हैं, बचपन में इसकी तबीयत काफी कमजोर थी, इसलिए हमने एक मास्टर से फॉर्च्यून रीडिंग करवाई थी। उन्होंने कहा था कि इसे गांव में पालना चाहिए ताकि यह ब्लेसिंग्स जमा कर सके। अब इसकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए हम इसे वापस घर ले आए हैं। यह सुनकर उन महिलाओं को सब समझ आ जाता है। अच्छा तो बात ऐसी है, फामनी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, बहुत अच्छा बच्चा है। हमें पता नहीं था कि आज ये भी आएगा, इसलिए कोई खास गिफ्ट तैयार नहीं कर पाए। बाद में थोड़ा टी जरूर ले जाना। उसी समय मैडम रुओ, जो लिपस्टिक लगा रही होती हैं, अचानक पूछती हैं, फामनी तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? यह सुनते ही मॉम का दिल धक से रह जाता है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि मैंने सिर्फ वोकेशनल कॉलेज से हेयर कटिंग सीखी थी और ग्रेजुएशन के बाद अपने फॉस्टर फादर की छोटी ग्रोसरी शॉप संभाली थी। लेकिन मैं बिल्कुल शांत रहते हुए मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, मैं तो पहले ही ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। जिस पर मैडम रुओ होंठ से कोड़ती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि यह लड़का शायद कोई खास टैलेंटेड नहीं है। फिर वह हार नहीं मानती और दोबारा पूछती हैं, अगर ग्रेजुएशन हो चुकी है तो अभी क्या काम करते हो? यह सुनकर मॉम के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई देने लगती है। वह बात बदलने ही वाली होती है कि तभी मैं आराम से जवाब देता हूँ, मेरा काम काफी सिंपल है, मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ और एक इलाके के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का मैनेजमेंट करता हूँ। जिस पर मैडम मेरी तुरंत तारीफ करते हुए कहती हैं, वाह बहुत बढ़िया, इतनी कम उम्र में बिजनेस भी शुरू कर दिया। मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस डैड मुझे पहले से एक्सपीरियंस दिलाना चाहते थे, इसलिए जल्दी ट्रेनिंग शुरू करवा दी। लेकिन मेरी यह बात उन तीनों महिलाओं के कानों में कुछ और ही बन जाती है। उन्हें लगता है कि मेरे पिता मुझे बहुत महत्व देते हैं, इसलिए पहले ही मेरे लिए कंपनी खुलवा चुके हैं और मुझे फ्यूचर हेयर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मॉम, जो पूरी सच्चाई जानती हैं, पीछे खड़ी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही होती हैं। इसके बाद कुछ देर में सभी लोग साइट सीइंग इलेक्ट्रिक कार में बैठकर घूमने निकल जाते हैं। कुछ मिनट बाद टी रूम के अंदर लकड़ी की मेज के पास एक खूबसूरत लड़की बैठी दिखाई देती है। उसके लंबे बाल पोनीटेल में बंधे होते हैं और वह किसी भी समय इन अमीर महिलाओं के लिए नई चाय बनाने को तैयार बैठी रहती है। जैसे ही सब लोग बैठते हैं, वह पोनीटेल वाली लड़की हल्का सा मुस्कुराती है और अपने फोन पर टाइप करने लगती है। मैं आज शहर के कुछ नए अमीर लोगों से मिली हूँ, खासकर चेन फैमिली वाली आंटी से। उनका बेटा तो दिखावा करने का बादशाह है। उन्हें तो सिर्फ साधारण ग्रीन टी दी गई थी, लेकिन वे लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वेस्ट लेक लॉन्गजिंग पी रहे हों। उनका टी पीने का तरीका देखकर तो मुझे हंसी ही आ रही है। उधर जियांग फैन को प्यास लगती है और वह एक के बाद एक कई कप चाय पीता जाता है, लेकिन तभी उसे अचानक एक अजीब सा एहसास होने लगता है। जिस पर वह मॉम से कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम होकर आता हूँ। इसके बाद वह उस खूबसूरत लड़की के पास जाकर पूछता है, हेलो, वॉशरूम किधर है? लड़की चारों तरफ नजर घुमाती है और कहती है, पहली बार आने वालों को ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, चाहो तो मैं आपको वहां तक ले चलती हूँ। जिस पर मैं जल्दी से उसके पीछे चल देता हूँ और सीधा वॉशरूम में घुस जाता हूँ। जब मैं अंदर अपनी परेशानी खत्म कर रहा होता हूँ, तब वह पोनीटेल वाली लड़की फिर से अपने फोन पर टाइप करने लगती है, भैया चैन फैमिली का जो नया बेटा वापस आया है ना, वो तो बिल्कुल मैनर्स नहीं जानता। मैंने उसकी मदद की, लेकिन उसने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। कुछ देर बाद मैं बाहर निकलता हूँ और मुस्कुराकर कहता हूँ, थैंक यू ब्यूटीफुल लेडी। जिस पर पोनीटेल वाली लड़की जवाब देती है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। फिर वह अचानक पूछती है, वैसे आपने कहा था कि अच्छी टी पीकर उसका टेस्ट समझ में आ जाता है, तो आपको अभी वाली टी कैसी लगी? मैं बिना झिझके जवाब देता हूँ,
सच कहूं तो मुझे वह कुछ खास नहीं लगी, लेकिन मॉम वहां बैठी थी, इसलिए उनकी इज्जत रखने के लिए मुझे अच्छा होने का नाटक करना पड़ा। यह सुनकर पोनीटेल वाली लड़की बिलियन हैरान रह जाती है, जिस पर वह दोबारा पूछती है, तो फिर आपके हिसाब से कौन सी टी सच में अच्छी होती है? और यह सुनते ही मैं बिना एक पल सोचे तुरंत जवाब देता हूँ, ज्यादातर मिल्क टी की वैरायटीज मुझे पसंद है। यह सुनते ही ब्यूइली आन हैरानी से मुझे देखती है और कहती है, यंग मास्टर ट्रान, आप मजाक कर रहे हैं क्या? जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूँ, मैं मजाक क्यों करूंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कभी मिल्क टी पी ही नहीं है? यह सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगता हूँ कि यह लड़की भी काफी बेचारी है। जितना भी पैसा कमाती होगी शायद सब घर भेज देती होगी, खुद पर खर्च करने तक का मन नहीं करता होगा। वहीं BUILYAN मेरे चेहरे पर अजीब सी नजर देखकर और ज्यादा चिढ़ जाती है। इसके बाद मैं अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता हूँ, अगर कभी नहीं पी है तो आज मैं पिलाता हूँ, देखो जो पसंद हो वो ऑर्डर कर लो। जिस पर ब्यूइली आन मुझे नीचा दिखाने के इरादे से बिना किसी झिझक के सबसे आकर्षक दिखने वाली मिल्क टी चुन लेती है। मैं अपनी दाहिनी आंख झपकाते हुए कहता हूँ, डिलीवरी आने में करीब 20 मिनट लगेंगे, बाद में हम दोनों साथ चलकर ले आएंगे। यह सुनकर बिलियन मेरे उस मीठे व्यवहार को देखकर थोड़ा सस्पिशियस हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि कहीं उसकी पहचान तो सामने नहीं आ गई। इसके बाद हम दोनों वापस टी रूम में लौट आते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, मैडम रुओ जानबूझकर पूछती हैं, अरे हाँ, आज वुनी को साथ क्यों नहीं लाई? जिस पर मैं लापरवाही से जवाब देता हूँ, मेरा छोटा भाई आज बिजी है। यह सुनते ही मैडम रुओ को कुछ याद आता है और वह अचानक पूछ बैठती हैं, वैसे एक बात पूछनी थी, फानी का सरनेम जियांग क्यों है? मैं दोनों हाथ जोड़कर गंभीर चेहरा बनाता हूँ और कहता हूँ, आंटी क्या आप सच में जानना चाहती हैं? जिस पर वह उत्सुकता से कहती हैं, बिल्कुल, मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। फिर मैं रहस्यमय अंदाज में कहना शुरू करता हूँ, असल में बचपन में मेरी किस्मत बहुत कमजोर थी। मैं इतनी बड़ी दौलत का भाग्य नहीं संभाल सकता था, इसलिए हेवनली डाउ को धोखा देने के लिए मॉम डैड ने मुझे एक साधारण परिवार के पास भेज दिया, और वही परिवार मेरी किस्मत बदलने के लिए चुना गया था। मेरी बात सुनकर वहां मौजूद तीनों महिलाएं पूरी तरह स्टंट रह जाती हैं। वहीं पास बैठी बिलियन हंसी रोकते रोकते लगभग फटने वाली होती है। वह मन ही मन सोचती है कि चेन फैमिली का यह यंग मास्टर कहानी बनाने में भी जीनियस है। उसी समय जियांग फैन का फोन बज उठता है, जिस पर मैं तुरंत खड़ा होकर बिलियन को साथ खींचता हूँ और बाकी लोगों से कहता हूँ, मैं बाहर से अपना खाना लेकर आता हूँ। इसके बाद हम दोनों बाहर पहुंचते हैं। मैं मिल्क टी का कप उसके सामने बढ़ाते हुए कहता हूँ, ये लो। हालांकि बिलियन को उस रंग बिरंगे ड्रिंक को देखकर साफ लग रहा होता है कि यह बिल्कुल हेल्दी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह उसे ले लेती है। वह मन ही मन सोचती है कि बस एक छोटा सा सिप लेगी, अगर खराब लगा तो सीधे जियांग फैन के चेहरे पर थूक देगी। जिस पर वह किसी शहीद की तरह आंखें बंद करके एक घूंट पीती है, लेकिन अगले ही पल ठंडी स्ट्रॉबेरी की खुशबू और क्रीमी मिल्क का स्वाद उसके पूरे मुंह में फैल जाता है, जिस पर वह लगातार पीती चली जाती है और देखते ही देखते आधे से ज्यादा कप खत्म कर देती है। फिर वह स्ट्रॉ बाहर निकालकर संतुष्टि भरी सांस छोड़ती है। इसके बाद वह तुरंत अपने चैट ग्रुप में मैसेज टाइप करती है, दोस्तों मिल्क टी सच में कमाल की चीज है। फिर दोनों वापस टी रूम में लौट आते हैं, लेकिन इस बार कमरे के अंदर ट्रान वो भी बैठा हुआ दिखाई देता है, जिस पर मैं बिना कोई रिएक्शन दिए अपनी सीट पर वापस बैठ जाता हूँ। अभी मैं ठीक से बैठा ही होता हूँ कि ट्रान वो बनावटी चिंता दिखाते हुए पूछता है, भैया आप बाहर क्या करने गए थे? मैं सीधे जवाब देता हूँ, बाहर से खाना लेने गया था। यह सुनकर ट्रान वू का चेहरा थोड़ा अजीब हो जाता है। वह कहता है, यहाँ का खाना इतना नेचुरल और हेल्दी है, फिर भैया बाहर का जंक फूड क्यों मंगवाते हैं? क्या यह आपकी पुरानी आदत है? आपको इसे बदल देना चाहिए। जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूँ, बदलूं क्यों? ये खाना भी तो इसी हवा में सांस लेता है ना, तो फिर तुम भी सांस लेना बंद कर दो। मेरी बात सुनते ही मैडम रुओ तुरंत बोल पड़ती हैं, बेटा तुम अपने छोटे भाई से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वो तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रहा है, यहाँ पर इसको कोहरा है। जिस पर मैं आराम से पूछता हूँ, मेरा भला है या नहीं ये मैं तय करूंगा। फिर मैं आगे कहता हूँ, आंटी मैंने सुना है कि जो लोग हर वक्त दूसरों के घर के मामलों में दखल देते रहते हैं, असल में उनके अपने घर की परेशानियां ही खत्म नहीं होती। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? यह सुनते ही मैडम रुओ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह दांत पीसते हुए कहती हैं, देखो इस लड़के को बड़ों के पास नहीं पला, इसलिए मैनर्स भी नहीं सीखे। लेकिन मॉम हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती हैं, मेरा फार्म बहुत अच्छा बच्चा है, उसे बस थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। वैसे मैंने भी सुना है कि आजकल आप किसी नई एक्ट्रेस के साथ काफी क्लोज हो रही हैं, इतनी रात में भी काम की बातें होती रहती हैं ना, है ना? यह सुनते ही मैडम रुओ का चेहरा सफेद से लाल हो जाता है, जिस पर मैडम यू जल्दी से बीच बचाव करती हैं, ठीक है, सब लोग टी पीते हैं। टी मास्टर हमारे लिए एक नई पॉट टी तैयार कर दीजिए। उसी समय ट्रान वू मेरी तरफ देखकर आह भरता है, भैया देखिए हमारी पहचान के हिसाब से तो सिर्फ ऐसी जगह ही हमारे लायक हैं, आगे से बाहर का खाना मत खाया कीजिए। लेकिन मैं उससे बहस करने की भी जरूरत नहीं समझता। यह देखकर ट्रान वू को ऐसा लगता है जैसे उसने मुक्का तो मारा, लेकिन सामने रुई रखी हुई थी। फिर वह अचानक इधर उधर नजर घुमाता है और कहता है, वैसे भैया मैंने सुना है कि आप, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करता मॉम बीच में बोल पड़ती हैं, वूनी टी पियो बेटा। यह देखकर मैडम रुओ और ज्यादा उत्साहित हो जाती हैं, वूनी तुम क्या कहने वाले थे? जिस पर ट्रान वू घबराकर मॉम की तरफ देखता है और हकलाने लगता है। स्पष्ट था कि वह फिर कोई चाल चलना चाहता था, लेकिन इस बार मैं खुद ही सच सामने रख देता हूँ, असल में कोई बड़ी बात नहीं है,
ट्रान वो चैन फैमिली का असली बेटा नहीं है, वह उसी परिवार का बेटा है जिसने मुझे अडॉप्ट किया था। मेरी बात सुनते ही ट्रान वो का चेहरा डर से बदल जाता है। वहीं तीनों महिलाएं भी शॉक में पड़ जाती हैं, जिस पर मैं आगे कहता हूँ, अब समझ आया कि वह ये बात क्यों नहीं बताना चाहता था। कोई बात नहीं छोटे भाई, मैं तुम्हें कभी नीचा नहीं समझूंगा। आखिर मैं भी तो पहले उसी परिवार में बड़ा हुआ हूँ जहाँ हर दिन सस्ता टेक अवे खाना खाया जाता था। मेरी बात खत्म होते ही पूरा टी रूम शांत हो जाता है। वहीं बिलियन हंसी रोकते रोकते पेट पकड़ने की हालत में पहुंच जाती है। आखिरकार वह अपनी हंसी छिपाने के लिए गॉसिप मोड में चली जाती है और फोन पर लगातार हा 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 भेजने लगती है। उधर त्रान वो की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कांपती आवाज में मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम मैं नहीं। जिस पर मॉम गहरी सांस लेकर धीरे से कहती हैं, मैंने सोचा अब जब बात यहाँ तक पहुंच ही गई है तो फिर कुछ छिपाने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फैमनी ने कहा था, त्रानवू हमारे परिवार का रियल बेटा नहीं बल्कि गोद लिया हुआ बेटा था। जिस पर त्रानवू की आंखें एकदम फैल जाती हैं और वह सदमे में अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। माँ ये क्या कह रही हो? जिसके जवाब में मिसेज ट्रान कहती हैं, क्या मैंने कोई झूठ बोला है? यह सुनते ही ट्रान वो अचानक खड़ा हो जाता है, दरवाजा खोलता है और बाहर भाग जाता है। इसके बाद कोई कहता है, सॉरी आज सबको परेशान कर दिया। जिस पर दूसरा मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये तो कमाल की एक्टिंग करता है, इसे एंटरटेनमेंट सर्कल में भेज दो, यकीन मानो सेकंड सिस्टर से भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। और इसका ये ऑरा तो बिल्कुल किसी ड्रामा के मेन कैरेक्टर जैसा लग रहा है। यह सुनकर जियांग फैन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, पार्टी खत्म। इसके बाद मैं ब्यूलियान को हाथ हिलाकर अलविदा कहता हूँ। फिर हमारी कार ट्रान फैमिली के घर की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही मैं कार से उतरता हूँ तभी घर के बाहर खड़ी एक बेहद महंगी लग्जरी कार पर मेरी नजर पड़ती है। जिस पर माँ का चेहरा थोड़ा टेंशन में आ जाता है और वह मेरी तरफ एक नजर डालती हैं। इसके बाद जैसे ही हम विला के अंदर प्रवेश करते हैं तभी एक मेड आकर कहती है, मिसेज ट्रान मिस लियो आ चुकी हैं और उनके साथ यंग मास्टर ट्रान वो भी आए हैं। यह सुनते ही मिसेज ट्रान का चेहरा काला पड़ जाता है। फिर वह मुझे साथ लेकर सीधे लिविंग रूम की तरफ बढ़ती हैं। तभी अंदर से लियो रुयान की आवाज सुनाई देती है, ब्रोदर आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए जरूर इंसाफ मांगूंगी। इसके बाद लियो रुयान मिसेज ट्रान को देखकर कहती है, मिस लियो आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? जिस पर मिसेज ट्रान विनम्रता से कहती हैं, माफ कीजिए मैं अभी बाहर से लौटी हूँ इसलिए आपका ठीक से स्वागत नहीं कर पाई, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। जिसके जवाब में लियो रुयान कहती है, कोई बात नहीं, दरअसल मैंने सुना कि ट्रानवू को घर से निकाल दिया गया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि आपने मेरे मंगेतर को घर से क्यों निकाल दिया। यह सुनकर मिसेस ट्रान कहती हैं, शायद मिस लियो को पूरी बात नहीं पता। हाल ही में हमें पता चला है कि ट्रानवू हमारा जैविक बेटा नहीं है और घर में उसकी उम्र की कई बेटियां भी हैं। ऐसे में उसका यहाँ रहना अब सही नहीं लगता। जैसे ही मिसेस ट्रान अपनी बात खत्म करती हैं, ट्रान वो अपनी मुट्ठियां कस लेता है और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह देखकर लियो रुयान नाराज होकर कहती है, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। ट्रान वो बचपन से इसी घर में बड़ा हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबने उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही ट्रीट किया होगा। अब अचानक उसे बाहर निकाल देना क्या सिर्फ इसलिए है कि किसी और के लिए जगह बनाई जा सके? जिस पर मिसेस ट्रान शांत स्वर में कहती हैं, अगर ऐसा है भी तो क्या हुआ? यह सुनकर लियो रुयान सीधे मेरी तरफ देखती है और कहती है, मिस्टर ट्रान मैं पहले ही साफ कर देती हूँ, इस तरह का आदमी मेरी नजर में जरा भी जगह नहीं रखता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिना मेरी मर्जी के शादी का पार्टनर नहीं बदलेंगे, क्योंकि मैं किसी खास इंसान के साथ शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। यह सुनते ही मैं उत्साहित होकर चिल्ला पड़ता हूँ, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रही हो? जिस पर लियो रुयान तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल। यह सुनकर मैं मन ही मन सोचता हूँ, वाह क्या कमाल की औरत है, इसने मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत कर ली। मैं सच में गुस्सा हो गया हूँ। इसके बाद मैं ट्रे से पानी का गिलास उठाता हूँ और सीधे लियो रुयान के पास पहुंच जाता हूँ। फिर मैं हाथ घुमाकर पूरा गिलास उसके ऊपर उड़ेल देता हूँ, जिससे वह सिर से पैर तक भीग जाती है और उसके तुरंत बाद मैं ट्रान वू के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ देता हूँ। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। जिस पर मैं लियो रुयान के कान के पास झुककर धीरे से कहता हूँ, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मुझे भी तुम्हारे जैसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम सोचती हो कि तुम मुझसे शादी कर सकती हो? सपने देखना बंद करो, तुम तो सिर्फ उस ग्रीन टी बॉय के साथ ही अच्छी लगती हो। इसके बाद मैं नौकरों की तरफ देखकर कहता हूँ, मिस लियो के कपड़े गंदे हो गए हैं, इन्हें बाहर तक छोड़ाओ, वरना ये यहीं खड़ी रहीं तो पूरा लिविंग रूम गंदा हो जाएगा। इसलिए जल्दी से अपने ट्रू लव का हाथ पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। सब बड़े हो चुके हो, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखो, और हाँ खुद जाकर अपने माता पिता से कहो कि मेरे साथ हुई ये एंगेजमेंट खत्म कर दें। इतना कहने के बाद मैं सीधे दूसरी मंजिल पर चला जाता हूँ और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। फिर जब मैं रात के खाने के लिए नीचे आता हूँ तब तक उन दोनों का कहीं कोई निशान नहीं होता। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही पिताजी कहते हैं, शाओफैन आज तुमने हद से ज्यादा बदतमीजी कर दी। 2 दिन बाद मैं तुम्हें लियो फैमिली के घर लेकर जाऊंगा और माफी मंगवाऊंगा। जिस पर मैं आराम से पूछता हूँ, पिताजी क्या हमारी फैमिली सिर्फ लियो फैमिली की मदद से ही टिकी हुई है? मैं अभी अभी घर लौटा हूँ, इसलिए शायद मुझे पूरी सिचुएशन नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ हमारी फैमिली के पास प्रोडक्ट्स हैं और लियो फैमिली के पास बिजनेस चैनल्स हैं। दोनों फैमिलीज का को ऑपरेशन वैसे भी दोनों के लिए फायदेमंद है। तो अगर मैं लियो फैमिली में शादी कर भी लूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक ऐसी पत्नी जो मुझसे प्यार तक नहीं करती और जो शायद मेरे छोटे भाई
के साथ अफेयर भी कर सकती है। बेशक हमारे जैसे परिवारों में प्यार को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर ट्रान वू को ही एंगेजमेंट जारी रखने दीजिए। या फिर क्या आपको खुद यकीन नहीं कि उसके जरिए ट्रान फैमिली को कोई फायदा मिलेगा? और शायद लियू फैमिली को भी भरोसा नहीं कि ट्रान वू के साथ शादी करके ये पार्टनरशिप और मजबूत हो पाएगी। मेरी बातें सुनकर पिताजी साफ तौर पर हैरान रह जाते हैं, जिस पर मैं आगे कहता हूँ, क्यों ना हम इस मौके का इस्तेमाल करके लियू फैमिली को टेस्ट करें। अगर वे कोऑपरेशन जारी रखना चाहते हैं तो वे खुद हमारे पास आएंगे, और अगर उन्हें अभी भी इस पार्टनरशिप की जरूरत है तो वे इतनी आसानी से एंगेजमेंट खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अगर वे एंगेजमेंट तोड़ देते हैं तो इसका मतलब होगा कि उनके अंदर कोऑपरेशन जारी रखने की इच्छा पहले से कम हो चुकी है। उस स्थिति में हम किसी दूसरे पार्टनर की तलाश कर सकते हैं। यह सुनकर पिताजी अपनी उंगलियां आपस में फंसाकर ठुड्डी के नीचे रखते हैं और कुछ देर सोचने लगते हैं। फिर आखिरकार वे मेरी बात से सहमत हो जाते हैं, जिस पर मैं मन ही मन उनका मजाक उड़ाता हूँ, क्योंकि सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं अभी क्या क्या बोल गया था। फिर अगली सुबह नाश्ते के समय जैसे ही ट्रान जिंग मुझे देखती है, वह जल्दी से मेरे पास आ जाती है और धीमी आवाज में पूछती है, सुना है कल तुमने लियू रुयान की अच्छी खासी बेइज्जती कर दी? जिस पर मैं मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ, इतना भी नहीं, मैंने तो बस उसके ऊपर एक गिलास पानी फेंका था। यह सुनकर ट्रान जिंग हंस पड़ती है और कहती है, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही, आखिर तुम मेरी ही ब्रदर हो। असल में पहले से ही उसे लियू रुयान जैसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी ऊपर दूसरी मंजिल से ट्रान हुआंग नीचे उतरती है और पूछती है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? जिस पर ट्रान जिंग हंसते हुए कहती है, कुछ खास नहीं, बस कल लियू रुयान खुद घर तक आ गई थी और कह रही थी कि वह हमारे छोटे भाई से शादी करना चाहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनते ही ट्रान हुआंग जल्दी से पूछती है, तो क्या कल शाओवू भी वहां था? जिसके जवाब में ट्रान जिंग सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल था, लियू रुयान उसी के लिए गुस्सा निकालने आई थी। फिर वह मजाकिया अंदाज में कहती है, सच में उन दोनों को देखकर तो बड़ा मजा आता है। एक आंसुओं से भरी आंखों के साथ सिस्टर लियू पुकारता रहता है और दूसरी एक हैंडसम बॉय के लिए आगबबूला हो जाती है। लगता है दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाहते। इसके बाद वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे छोटे भाई के दिल में अपनी क्वीन सिस्टर के लिए हमेशा एक खास जगह रहेगी। यह सुनते ही ट्रान हुआंग का चेहरा गुस्से से भर जाता है। असल में वह घर के सभी लोगों से बहस करके बाहर जाकर ट्रान वू से मिलने वाली थी, लेकिन तभी एक अनहोनी हो जाती है। मिसेस ट्रान उसे सीधे हाउस अरेस्ट कर देती हैं और साफ कह देती हैं कि अगर उसने घर से बाहर कदम रखा तो उसके सारे पद और अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसके बाद नाश्ता खत्म होने पर माँ मेरी तरफ देखकर कहती हैं, 3 दिन बाद फैमिली रिकॉग्निशन सेरेमनी रखी गई है। थोड़ी देर में डिजाइनर घर आएगा और तुम्हारे लिए फॉर्मल ड्रेस लेकर आएगा। तभी मेरा फोन बज उठता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सॉन्ग जिए की हंसती हुई आवाज सुनाई देती है, हाँ 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 श्याओ फैन, तू कहाँ गायब हो गया? मैं कैंटीन में तुझे ढूंढने गया था, लेकिन तू कहीं दिखाई ही नहीं दिया। इसके बाद वह अचानक अपनी आवाज धीमी करता है और फिर जोर से चिल्लाता है, सुन, मैं तुझे एक बात बताने वाला हूँ, लेकिन ज्यादा शौक मत हो जाना। तेरा ये भाई अब ऑफिशियली अमीर आदमी बन चुका है। जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूँ, मुझे भरोसा नहीं होगा जब तक तू मुझे 50,000 युआन भेजकर अपनी ताकत साबित नहीं करता। अगले ही पल मेरा फोन नोटिफिकेशन से भर जाता है, जिस पर मैं हैरानी से देखता हूँ कि उसने सच में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। यह देखकर सॉन्ग जे उत्साहित होकर कहता है, अब जल्दी बता, आखिर तू अचानक रिच गाय कैसे बन गया? इसके बाद मैं धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ जो कुछ हुआ था वह सब उसे बताने लगता हूँ। मेरी बात सुनकर वह हैरान होकर कहता है, यार तेरी किस्मत भी कमाल है, ऊपर से वो फेक यंग मास्टर भी निकल आया। जिस पर मैं हंसकर कहता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं बस टेम्परेरी अमीर बना हूँ, कौन जाने कब यह सपना खत्म हो जाए। यह सुनकर सॉन्ग जिए तुरंत बोल पड़ता है, ऐसा मत बोल, अगर मैं तेरी जगह होता तो उस फेक यंग मास्टर को उसी समय घर से बाहर फेंक देता। जिस पर मैं जवाब देता हूँ, उसे पहले ही घर से निकाला जा चुका है। यह सुनकर सॉन्ग जे कुछ सेकंड के लिए चुप रह जाता है। फिर वह गहरी सांस लेकर कहता है, वो इतना कमजोर निकला, लेकिन मुझे लग रहा है कि फैमिली रिकॉग्निशन पार्टी वाले दिन वह जरूर कोई ड्रामा करेगा। हो सकता है वह जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाए और इल्जाम तेरे ऊपर लगा दे, या फिर तुझे पूल में धक्का देने का आरोप लगा दे और शायद तेरे जैसी ही ड्रेस पहनकर आए, फिर लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करे कि वह तुझसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। यह सुनकर मैं बड़बड़ाता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो आज ही अपनी ड्रेस फाइनल की है। लेकिन सॉन्ग जे उत्साहित होकर मेज पर हाथ मारता है और कहता है, मैं शर्त लगाता हूँ कि वह बिल्कुल वही ड्रेस पहनकर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो तू मुझे पेंगुइन प्लेटफॉर्म का VIP अकाउंट दिलाएगा। जिस पर मेरी भी दिलचस्पी बढ़ जाती है और इसी तरह बातें करते करते 3 दिन कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते फैमिली रिकॉग्निशन बैंक्वेट का दिन आ जाता है। उस सुबह ट्रान जिंग अचानक हीरोइन मोड में आ जाती है और कहती है, आज मेरे छोटे भाई को किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, जब तक हम बहनें यहाँ हैं कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। जिस पर मैं बिल्कुल शांत चेहरे के साथ कहता हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन मन ही मन में सोचता हूँ कि आमतौर पर ऐसे ड्रामा स्क्रिप्ट्स में जब कोई मुसीबत आती है तब पेरेंट्स और सिस्टर्स हमेशा आखिरी मोमेंट में पहुंचते हैं। इसलिए अगर आज कुछ हुआ भी तो शायद ये दोनों बहनें मेरे पास मौजूद नहीं होंगी। इसके बाद मैं वह स्टाइलिश सूट पहन लेता हूँ। फिर पूरा परिवार ट्रान फैमिली की पुरानी मैंशन की तरफ रवाना हो जाता है। जैसे ही मैं हॉल में प्रवेश करता हूँ, मेरी नजर सीधे
दूसरी मंजिल पर चली जाती है। मुख्य दरवाजे के ठीक सामने बालकनी पर दो बुजुर्ग खड़े दिखाई देते हैं, जिस पर त्रांजिंग तुरंत मेरा परिचय कराती है। शाओफान, वो तुम्हारे दादा दादी हैं, डरो मत, चलो ऊपर चलकर उन्हें हेलो बोलते हैं। उन्होंने तुम्हारे बारे में सब सुन रखा है और काफी समय से तुमसे मिलना चाहते थे। यह सुनकर मैं सिर हिलाता हूँ। उधर जो मेहमान पहले से पहुंचे हुए थे वे आज के मेन कैरेक्टर को देखकर लगातार मेरी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक मेन डोर दोबारा खुलता है, जिस पर वहां मौजूद सभी लोग रिफ्लेक्स में उस तरफ देखने लगते हैं और अगले ही पल सब देखते हैं कि ट्रान हुआंग ट्रान वू का हाथ पकड़े हुए बड़ी शान से अंदर प्रवेश कर रही है। यह देखकर मैं तुरंत अपना हाथ माथे पर रख लेता हूँ। धत्त तेरे की, इतना ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी। उधर पिताजी का चेहरा भी तुरंत काला पड़ जाता है और ट्रान फैमिली के बाकी सदस्य भी साफ तौर पर नाराज दिखाई देते हैं, क्योंकि ट्रान वू ने बिल्कुल वैसी ही ड्रेस पहनी हुई थी जैसी मैंने पहनी थी। लेकिन मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैं बिना कुछ कहे आगे बढ़ता रहता हूँ। उधर ट्रान वू असल में मेरे गुस्सा होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि मैंने बस एक नजर उस पर डाली और फिर मुंह फेर लिया तो उसका चेहरा बदल जाता है, जिस पर वह जल्दी जल्दी मेरे पीछे आता है और जोर से आवाज लगाता है, भैया। उसकी आवाज सुनते ही आसपास मौजूद सभी लोगों का ध्यान एक बार फिर हमारी तरफ आ जाता है, जिस पर मैं बेबस होकर एक लंबी सांस छोड़ता हूँ और उसकी तरफ मुड़ जाता हूँ। फिर शांत स्वर में कहता हूँ, हेलो अडॉप्टेड सन, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, हम दोनों के बीच खून का कोई रिश्ता नहीं है, इस घर का रियल बेटा मैं हूँ। यह सुनते ही ट्रान वू का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है, जिस पर ट्रान हुआंग तुरंत उसके सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। फिर वह गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानती, मेरे लिए वो नहीं मेरा असली छोटा भाई है। जिसके जवाब में मैं बिना किसी भाव के बेहद शांत आवाज में बोलता हूँ। तब तक दूसरी मंजिल पर खड़े ट्रान वी मिन नीचे हो रही हर छोटी बड़ी चीज को साफ साफ देख रहे थे, जिस पर उनके चेहरे की तीखी और सख्त भावनाएं भी धीरे धीरे नरम पड़ने लगती हैं। फिर वह अपनी दाढ़ी सहलाते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, मुझे लगता है कि यह नया मिला हुआ पोता काफी अच्छा है। जिस पर दादी भी अपनी भौहें ढीली करते हुए सिर हिलाती हैं और कहती हैं, सच में ये काफी अच्छा लगता है, इसका नाम शायद श्याओ फैन है ना। थोड़ी देर में मुझे अपनी वह घड़ी इसे गिफ्ट करनी चाहिए। इसी दौरान जब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं मैं सीधे दूसरी मंजिल पर पहुंच जाता हूं, जिस पर ट्रान तिन बड़े उत्साह से दोनों का अभिवादन करती है। दादाजी, दादी जी, बहुत समय हो गया आप दोनों से मिले हुए। इसके बाद वह बड़े प्यार से अपने नए छोटे भाई का परिचय करवाती है। दादाजी, दादी जी, यह हमारे घर का नया यंग मास्टर जियांग फैन है, जिसे हम हाल ही में वापस लेकर आए हैं। जिस पर मैं भी आगे बढ़कर नमस्ते करता हूँ। दादी संतुष्ट मुस्कान के साथ मेरे पास आती हैं और मेरा हाथ पकड़कर कहती हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, यह बच्चा तो हमारे बेटे और बहू की सारी खूबियों का परफेक्ट मेल लगता है, देखो तो कितना हैंडसम लड़का है। जिसके जवाब में मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, धन्यवाद दादी जी, लेकिन आपकी पर्सनालिटी तो और भी कमाल की है। यह छिपाओ ड्रेस आप पर बेहद शानदार लग रही है। आपकी उम्र की बहुत सी महिलाएं या तो ऐसा ग्रेस नहीं दिखा पाती या फिर इतनी अच्छी फिगर मेंटेन नहीं कर पाती। दादी जी, आप अपनी फिटनेस आखिर कैसे बनाए रखती हैं? यह सुनकर दादी बेहद खुश हो जाती हैं। आखिर काफी समय से किसी परिवार वाले ने उनकी इतनी तारीफ नहीं की थी। जिस पर वह हंसते हुए कहती हैं, तुम्हारा मुंह कितना मीठा है। मैं तो कुछ खास नहीं करती, बस हल्का खाना खाती हूँ, जल्दी सोती हूँ, जल्दी उठती हूँ और अक्सर इस पुराने घर के आसपास टहलती रहती हूँ। जिस पर मैं समझदारी भरा भाव बनाते हुए कहता हूँ, तो मतलब सेल्फ डिसिप्लिन और रेगुलर एक्सरसाइज ही सबसे अच्छा ब्यूटी सीक्रेट है। यह देखकर दादाजी को थोड़ा बुरा लगने लगता है कि सारी तारीफें दादी बटोर रही हैं। जिस पर वह जानबूझकर कुछ बार खांसते हैं ताकि सबका ध्यान उनकी तरफ आए। मैं तुरंत उनकी तरफ देखकर कहता हूँ, वाह दादाजी, आपकी प्रेजेंस तो सच में बहुत दमदार है। आज की पूरी पार्टी में किसी का भी ऑरा आपसे ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा। सच कहूं तो मैं अभी तक आपसे बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया था, लेकिन मैं आपका पोता हूं, तो क्या मुझे थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकती है? क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे? जिस पर दादाजी जल्दी से जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी यह गर्मजोशी भरा माहौल अचानक एक आवाज से टूट जाता है। दादाजी, दादी जी, काफी समय हो गया आप दोनों से मिले हुए, हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। यह सुनते ही सभी लोग नाराज नजरों से ट्रान हुआंग और ट्रान वू की तरफ देखने लगते हैं। ट्रान वू सबकी ठंडी निगाहें सहते हुए जल्दी से हेल्थ टी और कैलीग्राफी मास्टर की कलेक्शन आगे बढ़ा देता है, जबकि ट्रान हुआंग दूसरों की परेशानी में मजा लेते हुए ताना मारती है, क्या बात है, तुम लोगों ने कोई गिफ्ट नहीं लाया? ये नया बेटा एटिकेट नहीं समझता तो ठीक है, लेकिन क्या तुम लोग भी सब कुछ भूल गए हो? यह देखकर ट्रान वू जल्दी से बोल पड़ता है, दीदी, बड़े भाई को ऐसे मत कहिए, वह अभी अभी घर वापस आए हैं, इसलिए शायद उन्हें इन चीजों की जानकारी नहीं है, और वैसे भी हम गिफ्ट लेकर तो आए ही हैं। जिस पर मैं भौं उठाकर तुरंत तंज कसता हूँ, आज मेरी फैमिली रिकॉग्निशन पार्टी है ना, अगर किसी को गिफ्ट देना था तो मुझे देना चाहिए था। तुम लोग दादाजी और दादी जी को गिफ्ट देकर आखिर क्या साबित करना चाहते हो? कहीं ऐसा नहीं कि तुम्हारे मन में कोई और ही इरादा हो? मेरी बात सुनकर माँ भी मेरा साथ देते हुए कहती हैं, श्याओ फैन बिल्कुल सही कह रहा है, बड़ी बेटी, अगली बार बिना सिचुएशन समझे इस तरह चीजें मत दिया करो, मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं सिखाया। दादाजी को ट्रान हुआंग और ट्रान वू का यह ड्रामा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। जिस पर वह सीधे कहते हैं, बस बहुत हुआ, तुम दोनों यहाँ पत्थर की तरह खड़े मत रहो, पार्टी शुरू हो चुकी है और अब समय आ गया है कि सबको पता चले कि आज का असली मेन कैरेक्टर कौन है।
इसके बाद दादाजी एक सर्वेंट से माइक्रोफोन लेते हैं और सभी मेहमानों की तरफ देखते हुए कहते हैं, महिलाओं और सज्जनों, आज यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज मैं सिर्फ एक बात सबको बताना चाहता हूँ, हमारे ट्रान फैमिली का असली पोता जियांग फैन आखिरकार घर वापस आ चुका है। यह घोषणा सुनते ही नीचे मौजूद सभी मेहमान हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद दादाजी माइक्रोफोन मुझे थमा देते हैं ताकि मैं भी कुछ शब्द कह सकूं। मैं आराम से माइक्रोफोन लेता हूं, हल्का सा गला साफ करता हूं और बोलना शुरू करता हूं। सभी को नमस्कार। आज रात इस फैमिली रियूनियन पार्टी में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने और हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आज की शाम को खुलकर एंजॉय करेंगे और अच्छा समय बिताएंगे। मेरी बात खत्म होते ही तुरंत जोरदार तालियां गूंजने लगती हैं, जिस पर बैकग्राउंड में मधुर म्यूजिक भी बजना शुरू हो जाता है। पहले जो भीड़ शांत खड़ी थी, अब वह धीरे धीरे इधर उधर घूमकर बातचीत करने लगती है। कुछ लोग वाइन के गिलास उठाते हैं तो कुछ स्नैक्स और डेजर्ट्स का स्वाद लेने लगते हैं। लेकिन ट्रानवू की हालत इस समय किसी ऐसे जोकर जैसी हो जाती है जिसे कोई पूछ भी नहीं रहा होता। वह दूसरी मंजिल के एक कोने में अकेला खड़ा रह जाता है और समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिस पर माँ की नजर उस पर पड़ती है और वह मन ही मन उससे पुराने हिसाब चुकाने की तैयारी करने लगती है। वूनी, ये क्या है? तुमने बिल्कुल अपने बड़े भाई जैसी ही पैंट क्यों पहन रखी है? जिस पर ट्रानवू मासूम और दुखी सा चेहरा बनाकर कहता है, माँ, मैंने तो बस अपनी पसंद की एक पैंट चुन ली थी। मुझे कैसे पता होता कि बड़े भाई भी यही वाली चुन लेंगे? अच्छा, ऐसा है? मुझे तो इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। यह सुनते ही ट्रान हुआंग को महसूस होता है कि मामला बिगड़ रहा है, जिस पर वह तुरंत आगे बढ़कर उसका पक्ष लेने लगती है। माँ, असल में सब लोग वूनी के प्रति बहुत लापरवाह रहे हैं, इसलिए मैंने खास तौर पर हमारे फैमिली डिजाइनर को बुलाया था ताकि वह उसके लिए कपड़े तैयार कर सके। जिस पर माँ का चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वह कहती हैं, लगता है तुमने मेरी बातों को कभी दिल से सुना ही नहीं। यह कहकर वह सीधे नीचे चली जाती हैं। मैं देखता हूँ कि इन लोगों को यहाँ कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं भी उन्हें हवा की तरह इग्नोर कर देता हूँ और उनके पास से निकलकर आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे जाने वाला होता हूँ, अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस पर मुझे तुरंत एहसास होता है कि किसी ने मौका देखकर मेरा पैर अड़ा दिया है। मैं अपने शरीर की गति के साथ आगे की तरफ गिरने लगता हूँ, लेकिन अगले ही पल मेरा हाथ मजबूती से सीढ़ियों की रेलिंग्स को पकड़ लेता है। फिर मैं अपनी बाहों में ताकत लगाकर खुद को संभाल लेता हूँ और सीधा रेलिंग के ऊपर बैठ जाता हूँ। इसके बाद मैं उसी रेलिंग्स का सहारा लेकर दूसरी मंजिल से पहली मंजिल तक फिसलता हुआ नीचे पहुंच जाता हूँ। यह नजारा देखकर ट्रानवू पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वह कुछ पल तक बिल्कुल जड़ होकर खड़ा रह जाता है। जब नीचे से लोगों की चीखें, तालियां और उत्साहित आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तब जाकर उसकी चेतना वापस लौटती है, जिस पर वह इतना गुस्सा हो जाता है कि उसके दांत तक भींच जाते हैं। दूसरी तरफ जब ट्रान फैमिली के लोगों को दिखता है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, तब जाकर सभी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन दादी की आवाज अब बेहद ठंडी हो चुकी होती है। वह ट्रानवो को घूरते हुए कहती हैं, ट्रानवो, इस घर में तुमने काफी समय बिताया है और चूंकि श्याओ फैन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। लेकिन अभी इसी वक्त तुम इस घर से निकल जाओ। यह सुनकर ट्रानवो की आंखों में आंसू भर आते हैं। दादी, आप मुझे क्यों निकाल रही हैं? जिस पर दादी बिना किसी भाव के जवाब देती हैं, क्योंकि मैंने साफ साफ देखा है कि तुमने जानबूझकर श्याओ फैन को पैर अड़ाकर गिराने की कोशिश की थी। बस यही वजह काफी है। यह सुनते ही ट्रानवू की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दादाजी, दादी जी, आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे तो बस लगा था कि बड़े भाई के जूते शायद ठीक से फिट नहीं है, शायद चलते समय उनका पैर फिसल गया होगा। लेकिन उसकी यह सफाई सुनकर भी दादा दादी के दिल में उसके लिए बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। दादाजी की भौहें कसकर सिकुड़ जाती हैं और उनके चेहरे पर गहरी नाराजगी दिखाई देने लगती है। फिर वह सख्त आवाज में कहते हैं, तुम खुद जाओगे या नहीं? अगर 1 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। यह सुनते ही ट्रान हुआंग फिर से उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। दादाजी, आप वूनी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? साफ दिख रहा है कि वह नया आया लड़का खुद ठीक से खड़ा नहीं रह पाया और इसी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। अगर वह सच में गिर जाता तो शर्मिंदगी हमारी फैमिली की होती। इसके बाद वह आगे कहती है, लेकिन वूनी ऐसा इंसान नहीं है। बचपन से ही उसे बेहतरीन परवरिश मिली है। वह हमारे परिवार का सबसे आउटस्टैंडिंग यंग मास्टर रहा है। इतना ही नहीं, वह हमेशा बड़ों का सम्मान करता है और आज भी आपके लिए गिफ्ट लेकर आया है। आप उसे इतनी बेरहमी से घर से नहीं निकाल सकते। लेकिन इस बार दादाजी उनकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं होते, जिस पर वह सीधे अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ हाथ हिलाते हैं। इन दोनों को अलग अलग करके तुरंत गेस्ट रूम में ले जाओ। फिर वह सख्त आवाज में आगे कहते हैं, जब तक यह पार्टी खत्म नहीं होती, इन्हें वहां से बाहर नहीं निकलने देना, एक कदम भी नहीं। जिस पर कई सुरक्षाकर्मी तुरंत आगे बढ़ते हैं और दोनों को अलग अलग पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। और इसी के साथ यह पूरा मामला फिलहाल यहीं खत्म हो जाता है।